स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का समाधान। और नौकरी बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मकान अपना होगा या नहीं होगा, प्यार पूरा होगा या फिर कार का सपना सच होता दिखाई दे रहा है। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कीजिए। उस मैसेज में अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय और नाम लिखकर आप हमें सेंड कर दीजिए। पंडित अमित पांडे जी आपको तभी के तभी उचित उपाय बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज के पंचांग की कर लेते हैं। देखिए, आज पंचांग की बात करें तो आज 10 जनवरी 2025 है और आज का दिन है शुक्रवार। महीना पूस का चल रहा है। तिथि एकादशी है जो कि सुबह 10:19 तक रहने वाला है। कृतिका नक्षत्र रहने वाला है 1:45 दोपहर तक। योग है शुभ जो कि दोपहर 2:37 तक रहने वाला है। इसके साथ करण आज बिष्टि है जो कि भद्रा भी है 10:19 सुबह तक। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक रहने वाला है जो कि शुभ मुहूर्त है। और दूसरा शुभ मुहूर्त जो चौघड़िया का है वो सुबह 8:34 से लेकर के 9:53 तक रहने वाला है सुबह के समय। इसके साथ साथ आज का जो राहु काल है, जिसमें व्यक्ति को कोई भी नया कार्य या यात्रा से बचना चाहिए, राहु काल सुबह 11:10 से लेकर के 12:29 तक रहने वाला है। आज पश्चिम की यात्रा से बचें, पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। चंद्र राशि है वृषभ और सूर्य राशि है धनु। और सबसे अच्छी बात है कि आज तैलंग स्वामी का जन्म जयंती भी है, जो कि भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं। काशी में रहते थे, काशी के अच्छे साधकों में इनकी गिनती होती है। बहुत बड़े संत साधक रहे तैलंग स्वामी और आज उनकी जन्म जयंती है। ऐसे साधकों को हम लोगों को बार बार नमन और प्रणाम करना चाहिए। तो चलिए, आज का पंचांग क्या कहता है ये भी हमने जान लिया और आज आपको क्या कुछ उपाय करने हैं ये भी आपको बता देते हैं, ताकि आपका दिन जो है बहुत ही खूबसूरत और बिना किसी रुकावट के चले। देखिए, आज शुक्रवार है और शुक्र के बारे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी के साधक हैं, महालक्ष्मी के उपासक हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, खास करके विशेष धन प्राप्ति के लिए आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में आप चावल ले लीजिए। सफ़ेद चावल जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं, आप हो सके उसे पीले रंग से रंग ले, नहीं तो ऐसे ही चावल लेकर के और श्री सूक्त बोलते हुए उस चावल को लेकर के और जो दक्षिणावर्ती शंख है उसमें डालें। जैसे ओम रण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण तस्जाम चंद्राम रण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवा, यह कहते हुए चावल धीरे 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 एक एक दाना ऐसे ऐसे छोड़ते रहिए। और यह क्रम आप 16 बार करिए। श्री सूक्त की 16 आवृत्ति करके और चावल को उसमें दक्षिणावर्ती शंख में डालिए। तो निश्चित रूप से यह उपाय उनके लिए बहुत लाभकारी है जो धन के इच्छुक हैं, जो धन की प्राप्ति की कामना करते हैं, जिन्हें विशेष धन की कामना है। ये उपाय करें। महालक्ष्मी कृपा से श्री सूक्त का ऐसा प्रभाव होगा कि आपको विशेष धन लाभ होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, आज का क्या विशेष उपाय आपको करना है ये हमने आपको बता दिया। आप कुछ कॉलर्स ले लेते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले कॉलर इस प्रोग्राम के। क्या सवाल है आपका सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी, आपको अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट पर करना पड़ेगा, तभी आपका सवाल ले पाएंगे। और चलिए, थोड़ी देर बाद उनके पास वापस चलेंगे। पंडित जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, गिरीश इनका नाम है, गुजरात से। जी गिरीश जी, अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मेरे बेटे का पूछने का था। जी, बेटे का नाम बता दीजिए गिरीश जी। बेटे का नाम जयेश है, जयेश चौहान। ठीक है, क्या उम्र है उनकी? उम्र है 1991 में जन्म है, 8/4/1991। 1991, ठीक है। क्या सवाल है सर? उसका शादी हो गया था 2018 में। अभी 2024 में उसका शादी टूट गया है। ठीक है, शादी दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, उसका भविष्य कैसा है बच्चे का? ठीक है जी। देखिए, दूसरी शादी का योग है गणेश जी कुंडली में और इसमें अभी कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा शादी होने में अभी 6 से 8 महीने का विलंब है। दूसरी शादी बहुत जल्दी होगी, ऐसा योग इनकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
दूसरा सवाल जो आपने किया कि फ्यूचर, तो इनका फ्यूचर ठीक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और गणेश जी का जो ये दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, ये मंगल ग्रह इनका जो है कमज़ोर है जिनकी कुंडली में, तो ऐसे में आगे भी दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए मंगल ग्रह के उपाय निरंतर गणेश जी को करते रहने चाहिए। खास करके मंगल का जो मंत्र है, वैदिक मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप गणेश जी को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा, दूसरा व्यापारिक कामों में भी इनको सफलता मिले, क्योंकि मंगल का दुष्प्रभाव कहीं न कहीं इनके व्यापारिक जीवन पे भी दिखाई देता है और इनके पारिवारिक जीवन पे भी। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिल्ली से एक और कॉलर हैं जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मैं ख्याति बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, भाई का नाम बता दीजिए ख्याति जी। मोक्ष हरितश जी, क्या सवाल है उनका? 1:25 टाइम है उनका जन्म का, और दिल्ली में 18 नवंबर 2003 उनकी बर्थ डेट है। ठीक है जी, सवाल क्या है? ये आपके छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं मोक्ष? बड़े भाई हैं। अच्छा ठीक है, सवाल बताइए। MBBS कर रहे हैं रशिया में जी। और आगे इनका करियर कैसा रहेगा, और शादी के बारे में बताइए इनका। देखिए, करियर इनका जो दिखाई दे रहा है, करियर इनका बहुत अच्छा है, और इनका MBBS कोर्स लगभग अब पूरा भी होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा का 1.5 साल का विलम्ब और दिखाई दे रहा है। रही बात विवाह की, तो विवाह इनका जरूर डिस्प्यूटेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये लोग परिवार के इच्छा के विपरीत जाके विवाह करते हैं ऐसे लोग, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझौता करना पड़ेगा इनके मैरिज लाइफ को लेकर के, क्योंकि ऐसे लोग जहां परिवार के लोग मना करते हैं, विरोध करते हैं, वहां पे ये लोग विवाह करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई विवाह आदि कर्म जो है ये अपनी इच्छा से हर इंसान को करने का अधिकार है, तो आप लोग उसमें अपनी सहमति दें, और वो विवाह इनका अच्छा भी रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे लोग अपने परिवार के विरुद्ध जा करके विवाह करते हैं। जी, तो चलिए, आपको भी जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले कॉलर जी, अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। मेरी पत्नी और मेरे बड़े लड़के के बारे में। जी, पत्नी का अंजू कुमारी मिश्रा नाम है, 24 मार्च 1976 का जन्म है। नहीं, आप डिटेल मत बताइए, नाम उम्र और सवाल बताइए। नाम अंजू कुमारी मिश्रा। जी, सवाल क्या है? इनका जन्म है सर 24 ठीक है, 1976 सर सुन लिया, आप सवाल बता सकते हैं। जी जी। इनका करियर और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और बच्चे के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए पंडित जी। 1 सितंबर 1999 इनका जन्म है। देखिए, पत्नी का जो आपने स्वास्थ्य और करियर पूछा है, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, करियर इनका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कई समस्याएं अंजू जी को हैं, और वो अभी रहेंगी भी, अभी वो काफ़ी समय से हैं, और आगे भी वो समस्याएं इनके शरीर में यथावत बनी रहेंगी। दूसरा, जो अंजू जी के करियर के बारे में आपने पूछा है, तो करियर इनका ठीक है, करियर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे करियर इनका ग्रोथ करेगा। पुत्र के बारे में आपने सवाल नहीं बताया, सवाल आप बता दें, बेटे का क्या पूछना है। वैसे आपके प्रश्न लगने के हिसाब से संतति अभी उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना आपको उससे उम्मीद है, लेकिन इस साल के अंत तक संतति का भी आपको सुख मिलेगा और संतान भी अच्छा करेगी। तो चलिए, संतान भी अच्छा करेगी और संपत्ति भी सुख देगी आपको। पंडित जी, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी को लेकर एक सवाल आया था, और शादियां हम देख रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो आम इंसान हो, और देखा जा रहा है इन दिनों की शादियां एक के बाद एक टूटती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है? और अगर ग्रह नक्षत्रों का दोष है तो इन टूटती हुई शादियों को क्या बचाया जा सकता है, या सही है इनको बचाना, या फिर कहते हैं ना कि खराब शादी से अच्छा आप अलग हो जाइए? देखिए, ये जो सारा संकट उत्पन्न हुआ है, ये शादी का जो भी समस्या है, ये ग्रहजनित तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ग्रहों के कारण ही, यहाँ तक कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा प्राप्त हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे शादी चल रही है या शादी नहीं चल रही है, प्रेम है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, इसमें कहीं न कहीं ग्रहों का ही जो है प्रमुख भूमिका होती है। रही बात शादियाँ टूटने की, तो समाज में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है विश्वास का संकट। एक विश्वास का महासंकट उत्पन्न हो गया है इस समाज में। विश्वास यूं है कि एक दूसरे पे लोग विश्वास ही नहीं करते, खास करके बिल्कुल करीब से करीब हृदय के रिश्तों में भी अविश्वास की संभावना बढ़ती जाती है। अब रही बात जो है कि क्या बचाया जा सकता है, देखिए
रिश्तों के बारे में है कि आप जितने रिश्ते आपको मिले हैं सब आपको प्रारब्धवश मिले हैं। आप किस पिता की संतान होंगे, किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, कौन आपके भाई बहन होंगे या कौन आपका जीवन संगिनी या जीवन साथी बनेगा, ये सब पूर्व में भाग्य से निश्चित है और उसी के अनुसार आपको सुख और दुख उस रिश्ते से प्राप्त होता है। अब रही बात धर्म की, धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि आप एक बार जिसका पाणी ग्रहण कर लीजिए, अब वो चाहे जैसा है आपको उसके साथ पूरे जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये नियम दोनों पे लागू होता है, स्त्री और पुरुष पे। पाणी ग्रहण का अर्थ ही हुआ हो गया कि आपको अब उसके हाथ को नहीं छोड़ना है, अब बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए सबको। और उसमें कुछ धर्म के रास्ते हैं और कुछ अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे पूजा क्या करनी चाहिए, उपाय क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो व्यक्ति को अगर किसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया है तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। इस अर्गला स्तोत्र के पाठ करने वाली महिलाओं का कभी भी दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होता है। बुरे से बुरे दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा कर सकता है ये अर्गला स्तोत्र। दूसरा, अगर किसी पुरुष का दाम्पत्य जीवन खराब है तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो शुक्रवार के दिन जो छोटी बच्चियां होती हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की, ऐसी कन्याओं को उपहार स्वरूप में कुछ खाने पीने की वस्तुएं देनी चाहिए और नवरात्र में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि शुक्र ग्रह खराब होता है तो दाम्पत्य जीवन किसी पुरुष का खराब होता है और शुक्र ग्रह की प्रतीक मानी जाती हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं। नवरात्र में जिनका पूजन किया जाता है विशेष रूप से, और उनके एक नाम दिए गए हैं, कुमारी, कल्याणी, भद्रिका, सुभद्रा। इस तरह के 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं के नाम संज्ञा भी दी गई है शास्त्रों में। तो पुरुषों को चाहिए कि कन्या पूजन करें और महिलाओं को चाहिए अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। बहुत सरल उपाय हैं, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास करना सीखें। आंख बंद करके अगर आप विश्वास अपने पति पे या अपनी पत्नी पे नहीं करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है। विश्वास ही मूल पूंजी है किसी भी रिश्ते की। विश्वास नहीं है तो रिश्ता कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि कबीरदास जी अपनी पत्नी को दिन में कहते हैं कि लालटेन लेके आओ, सुई खोजना है, तो दोपहर के समय उनकी पत्नी लालटेन लेके बाहर आ जाती है। वो प्रश्न नहीं करती थी भैया सूर्य मध्य में इस समय खड़ा है क्षितिज पे, इतना दोपहर है, तुमको लालटेन से सुई कैसे दिखाई देगी। ये जो प्रश्न करने की आदत है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं लोगों के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। अगर इतना विश्वास आप में है तो आपका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। और ये जो आपने बातें बताई, मुझे लगता है कि आम जीवन में हम सब जानते हैं, लेकिन उसको करना, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से होती हैं ये सब चीजें, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके इस बात से एक बात ध्यान आई कि भगवान श्री कृष्ण जब समझाने के लिए शांतिदूत बन करके हस्तिनापुर आए थे तो सब ने, जितने भी कौरव पांडव पक्ष के लोग थे, तो सब लोगों ने एक एक श्लोक से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी, सब ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा। उसी में दुर्योधन ने भी स्तुति की, और दुर्योधन क्या कहता है भगवान से कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मे नच में निवृत्ति, कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है लेकिन मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता, मैं निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए ठीक है, कहने सुनने की बात अलग है, लेकिन हर शख्स जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा जानता है स्वयं को, लेकिन वह मानने को तैयार है। दुर्योधन वाली जो फीलिंग है, भावना है, यही व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले जाती है। बिल्कुल ठीक है आपने। कॉलर्स अब ले लेते हैं क्योंकि लंबी कतार कॉलर्स की लग गई है। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। नेहा जी। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, गोकलपुरी से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बेटे का नाम बता दीजिए, उम्र बता दीजिए। बेटे का नाम है कमल, 29 जून 92, समय शाम को 5:10। ठीक है सर, आप सवाल बताइए। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ इसकी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसका। विवाह वर्ष के अंत में होगी, वैवाहिक जीवन इसका ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन की चिंता न करें। बस विवाह ऐसे लोगों का 32 वर्ष के बाद होता है। एक बड़ी समस्या होती है, 28 वर्ष के बाद तो विवाह का योग बनना शुरू होता है, 32 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का विवाह होता है। अब
रही बात वैवाहिक जीवन की, भविष्य की, तो वैवाहिक जीवन का भविष्य इनका ठीक रहेगा, उत्तम रहेगा, लेकिन विवाह होने में 28 से 32 वर्ष तक का समय लगता है, विलंब होता ही है। ऐसे लोगों में विवाह प्रतिबंधक योग का योग दिखाई देता है, जो कि 32वें वर्ष जाकर के समाप्त होता है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन इनका सुखपूर्वक बीतता है। चलिए, एक और कॉलर है प्रमोद राजस्थान से। जी प्रमोद जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रमोद जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैम, मेरे 26/1/1982 जन्म डेट है। ठीक है सर, आप अपना सवाल कीजिए। मैं क्या मेरा कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ और सिद्धि किसकी प्राप्त होगी, और या फिर मेरा और कोई क्षेत्र है? ठीक है। देखिए प्रमोद जी, जो आपने प्रश्न पूछा है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो उसके हिसाब से आपको बता दूं कि आप साधना कर सकते हैं, और पिछले 2.5 साल से आप लगे हुए हैं महाकाली या किसी शक्ति की उपासना करने में, जो कि शाक्त कुल की देवी हैं। ऐसे किसी शक्ति की उपासना करने में आप पिछले 2.5-3 साल से प्रयासरत भी हैं। रही बात ज्योतिष के क्षेत्र में या इस तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना करियर बनाने की, तो उसमें ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आंशिक मिलेगी। तो ऐसे में आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ आप अतिरिक्त व्यापार इत्यादि कर्म भी करें। खास करके इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए या कुछ ऐसे कम्युनिकेशन से, जो आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन है या नेटवर्किंग काम है, ऐसे कोई काम में आप जो है जिसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, वो काम भी करें। और रही बात साधना की, तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें एक लंबा समय लगेगा, सफलता मिल सकती है। या अनवरत आप प्रयास करते रहें, उसको रोके नहीं, और उससे बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अभी वो एक लंबा कालखंड है उसमें आपको सफलता प्राप्त करने में। चलिए, अगले कॉलर हैं दीपक गाजियाबाद से। और दीपक, आप अपना सवाल कर सकते हैं, अपनी उम्र बता दीजिए। धन्यवाद तमन्ना जी। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। 25 साल मेरी उम्र है जी। 21 मई 1999 मीन राशि से जी। पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी किस्मत इतनी फूटी है, मेरी 2 बारी शादी होकर टूट गई, अब कगार आ चुकी है। देखिए, अब ये 2 बार या 3 बार, ये तो थोड़ा सा प्रश्न कुंडली से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रश्न हमने काफ़ी ले लिए हैं आज के दिन में सुबह सुबह। लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि अभी दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होने में, दाम्पत्य का सुख प्राप्त होने में अभी भी आपको कष्ट दिखाई दे रहा है, और ये जून 2025 तक रहने वाला है। हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सारी समस्याएं आपके दाम्पत्य को लेके होती हैं, वो कहीं न कहीं आर्थिक वजहों से होती हैं, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान शुक्र और शनि, 2 ग्रह, जो कि शुक्र जिसमें वैवाहिक जीवन के सुख का प्रतिनिधित्व करता है, वो 12वां भाव में बैठा है शनि के साथ। इसमें 2 समस्याएं होती हैं। एक तो वैवाहिक जीवन में अर्थ की बड़ी समस्या आ जाती है, धन की बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे कि जो भी आपका जीवन साथी रहा होगा, उसकी जो इच्छाएं रही होंगी, उसको आप फुलफिल न कर पाने की वजह से, अर्थ से वो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आई, और धीरे धीरे बात बिगड़ती चली गई और रिश्ते टूट गए। अभी भी नया रिश्ता करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, उसके बाद ही आर्थिक जीवन जब सही हो जाए, फिर आप अगर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो वही रिश्ता चलेगा। अगर आर्थिक जीवन कमज़ोर रहेगा तो पुनः अगर आप विवाह करेंगे तो वह भी 2-4 साल बाद उसमें भी आपको कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अब कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस ले लेते हैं। अब ये विवेक श्रीवास्तव इनका नाम है। 10:55 रात के इनका जन्म समय है जी, और डेट है 16 दिसंबर 1979, और स्थान है प्रयागराज। एक सेकेंड, रात में 10:55। हाँ जी, 16 दिसंबर 1979, 1989। 179। हाँ जी, हाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज, हाँ जी। पूछना चाहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसा, दौलत और शोहरत कब मिलेगी, मतलब सब कुछ ही जानना है। देखिए, इनका जो आपने डिटेल बताया है विवेक जी का, 16 दिसंबर 1979 रविवार का दिन है, और रात्रि 10:55 पे। तो इनकी सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, और इनकी जन्म राशि बनती है तुला। इनका जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र के 3रे चरण में। केतु की महादशा चल रही है, और केतु इनका सम भाव का होकर के 7वें भाव में विराजमान है। तो केतु की दशा जब से चल रही है तब से मध्यम फलकारी है। व्यापारिक जीवन को लेकर के, जीविका नौकरी को लेकर के मध्यम समय चल रहा है, न बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं, न बहुत गिरावट ही हो रही है, सामान्य समय चल रहा है।
इतना जरूर कहूँगा कि केतु में जब से मंगल आया है तब से कुछ चीज़ें बदली हैं। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आपका जो एक आपके अंदर जो गुस्सा है, क्रोध है, उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। वैसे शेष समय आपका बढ़िया चल रहा है। 25 जनवरी 2025 तक वैसे भी आपका सब अच्छा है। इसके बाद जरूर जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, जो कि पारिवारिक परिवर्तन होंगे, वो आपके लिए अच्छे होंगे। रही बात अच्छा समय आने की, तो केतु में समाप्त होगा जब शुक्र की दशा आएगी। शुक्र आपकी कुंडली का दशमेश है, इसके साथ साथ आपके तृतीय भाव का स्वामी है। तो विदेश यात्रा करना हो या बाहर जा कर के करियर बनाना हो, एक अच्छी स्थिति जिसको कहते हैं ना कि व्यक्ति अच्छा धन, यश, कीर्ति, क्योंकि पंचम में गया हुआ ग्रह अगर शुभ है, अच्छा है, तो अब निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। और यह शुक्र की दशा आपके जीवन में 2029 फरवरी के महीने शुरू होगी। तो वहाँ से लेकर के अगले 20 वर्ष आपके राजयोग का समय है, आपके जीवन का बड़ा परिवर्तनकारी समय है। एक ग्रह वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और सूर्य आपकी जन्म कुंडली लग्नेश है। तो लग्नेश और दशमेश का जो इत्तेसाल होता है वह करियर में स्टेबिलिटी देता है, परिवार में स्टेबिलिटी देता है और जीवन को एक कहते हैं सेचुरेशन के मोड में डाल देता है। ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी आ जाती है कि व्यक्ति का जीवन अपने आप चलता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी ये 4 साल स्ट्रगल के हैं, मेहनत के हैं और इसी 4-5 साल आपको जम करके काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर पूरा 29 से जब शुक्र की दशा आ जाएगी तो वो आराम का है, वहाँ से आपका जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा अपने आंतरिक क्रोध को कम करिए। अंतर मन जो गुस्सा है, क्रोध है, या तो उसको प्रकट किया करिए या उसको प्रयास करें कि वो मन से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से, आप उसको निकाल दिया करिए। नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बुरा प्रभाव सेहत पे डाल रहा है। यानी कि विदेश यात्रा शुभ रहेगी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, क्या सवाल है आपका? शादी कब होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा? ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 2 दिसंबर 1986। ठीक है जी। जी ये गुजरात से नेहा नाम बताएं हाँ जी, अपना। हाँ जी। हाँ, नेहा जी का जो वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो अभी वैवाहिक जीवन इनका 1, 2, 3 और वृश्चिक से गया मंगल। अभी भी वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं तनाव और अपूर्णता दिखाई दे रही है। और ये वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए आप एक काम करें कि आप शिव उपासना करें। वैसे वैवाहिक जीवन आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए मिनिमम जो है आपको शिव उपासना करनी चाहिए। कम से कम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जब आप 1,25,000 अगर एक बार 4-4 हज़ार के हिसाब से, 5,000 के हिसाब से अगर 1 महीने में कर लें तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल शुभ रहेगा, ठीक रहेगा। और वैसे भगवान ने चाहा तो इस साल 18 मई 2025 के पहले आपका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको शिव उपासना जरूर करनी चाहिए नेहा जी। चलिए, शिव उपासना से सब काम सिद्ध होंगे। आप शिव उपासना जरूर कीजिएगा। पंडित जी, वही सवाल मेरा एक बार फिर से शादीशुदा जिंदगी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बड़े सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं। हम बोलते हैं कि जब शादी, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले जब हम शादी किसी के कहते हैं ना कुंडलियाँ मिलानी होती थी, तो कहते हैं 36 के 36 गुण मिल गए। अब ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जब गुण मिलने के बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो सार्थक नहीं होती हैं। और साथ ही साथ सवाल मेरा ये है, क्या 36 गुण मिलना ज़रूरी है या फिर आपका सोच मिलना ज़रूरी है? देखिए, आधुनिक युग की बात है तो आज तो कुंडलियाँ कम मिले लेकिन विचार ज़्यादा मिलने चाहिए। हाँ। ये तब होता था जब हमारे यहाँ कल्चर था कि कम आयु में बच्चों की शादी होती थी। 18, 17, 15 वर्ष में जब लोग कन्यादान करते थे अपनी कन्या का, तब जो है कुंडली मिलाई जाती थी, क्योंकि तब फ्यूचर का पता नहीं होता था कल क्या होगा। तो उसके लिए नक्षत्रों के आधार पे गुण और दोष मिलाए जाते थे, वर और कन्या दोनों के। तो उसमें कुल 36 गुण बनते थे। अगर उसमें 18 गुण बन जाते थे तो विवाह की अनुमति पंडित जी दे देते थे। अब माहौल बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है और अब लोग देर की उम्र में शादी करते हैं, बढ़ती उम्र में शादी करते हैं। प्रायः लोगों की जो विवाह की आयु सीमा है वो 28, 27, 26 साल हो गई है। 26 वर्ष के पहले तो लोग अब शादी, मुझे लगता है 2-4% लोग कहीं करते हो, नहीं तो 25 साल एक मिनिमम एज हिंदुस्तान में आज विवाह की हो गई है, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो। अब रही बात कुंडली, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि 28 साल या 30 साल के ऊपर वर या कन्या की कुंडली मेरे पास मिलान के लिए आती है, तो गुण हो सकता है कम मिलते हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ें ज़रूर देखता हूँ उसमें।
पहली देखता हूँ दोनों की कुंडली में कि इनके में वैवाहिक सुख का कितना अंश है, सप्तम सप्तमेश की स्थिति क्या है, एक पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उनके भाग्य की प्रतिशत कितना है, भाग्य उनका कितना अच्छा है, और तीसरी, उनकी सेहत कितनी अच्छी है। ये 3 विषयों के आधार पे मैंने 3 गुण 5 गुण बनने वाले कुंडलियों को भी मैंने अनुमति दी है विवाह करने की, और ईश्वर की कृपा से वो विवाह ठीक चल रहे हैं। लेकिन वो उम्र जो उनकी है वो 32 साल 34 साल के लोग हैं, वयस्क हैं, मतलब वो ऐसा नहीं 18 20 22 के यूथ हैं, उनका उम्र 32 34 35 साल है। तो ऐसे में आज जो मानक बदले हैं उसके हिसाब से जो दैवज्ञ हैं ज्योतिषी, उन्हें भी अपने कार्यशैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गुण मिलाने मात्र से विवाह की अनुमति देने से कहीं ना कहीं हो सकता है आप सैद्धांतिक रूप से सही हों, लेकिन प्रयोग के आधार पे आज वर्तमान युग के हिसाब से कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। गुण भले कम मिले, लेकिन भाग्य, स्वास्थ्य और दाम्पत्य का सुख यह जरूर दोनों कुंडलियों में देखना चाहिए। अगर किसी कन्या कुंडली में शुक्र खराब है तो उसका विवाह ऐसे पुरुष से होना चाहिए जिसका शुक्र बलवान हो, ताकि अगर एक कमज़ोर है और दूसरा मजबूत है तो एक दोनों का बैलेंस बना रहे। इसी तरह से अगर किसी का सप्तम भाव ज़्यादा पीड़ित है तो उसका विवाह ऐसे पुरुष या स्त्री से हो जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, ताकि रिश्ते में किसी भी प्रकार की कड़वाहट या कोई खराबी ना आए। इन कुछ आप चीज़ों का, ज्योतिष से कुछ तकनीक का ध्यान करके और आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो समाज के लिए लाभकारी होंगे। अगले कॉलर सतीश हैं पानीपत से। जी सतीश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, काम के बारे में पूछना, शुक्र ग्रह कैसा है, काम नहीं चल रहा। देखिए सतीश जी, जो आपने अपना सवाल पूछा है उसके आधार पर मैं बता दूं कि काम आपका जो है वो बनता है और फिर थोड़ा सा कुछ देर के रुक जाता है। काम बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन चलता है, रुक जाता है। ये क्रम काफ़ी दिनों से बना हुआ है। मेहनती आदमी हैं आप, और जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये काम आपका जनवरी 15 के बाद ये ठीक हो जाएगा। रही बात शुक्र ग्रह के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो शुक्र ग्रह आपका अच्छा है, और प्रश्नकाल के समय थोड़ा सा शनि और शुक्र की युति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके दाम्पत्य पे या आपके मैरिज लाइफ पे जरूर इफेक्ट डाल रही है। तो इससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम संबंधों में बिल्कुल अगर कोई दूरी आ गई है, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये पुनः अपने आप देखेंगे आपकी ठीक हो जाएगा। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जी। क्या सवाल है आपका? आप अपना नाम बता सकते हैं। अजीत नाम है इनका। अजीत जी, क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे बेटी का जन्म है 9:15। आप नाम बताइए अंतरा कुमारी। क्या पूछना है अंतरा जी के बारे में? 9:15 इसका जन्म है, 27/11/2011 का। जी चलिए सवाल बताइए। अंतरा, उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। देखिए अंतरा जी के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, और पढ़ने के बारे में, शिक्षा के बारे में, पढ़ने में अभी मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप चिंता न करें। आप केवल और केवल उसके ऊपर आप उसको जो उसकी एक्टिविटी है उसको गौर करें, और जब ये 12-13 साल, लगभग 2.5-3 साल बाद जब ये बड़ी क्लास में जाएगी 9th-10th में, तो ठीक से पढ़ेगी, क्योंकि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। भाग्य इसके लिए बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से। तो भाग्य के सहारे इसको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात वर्तमान में थोड़ी सी लापरवाही कर रही, इसमें आप ही गलती है। थोड़ा सा इसकी जो अदर एक्टिविटी है, चाहे वो मोबाइल देखती हो, चाहे वो दोस्तों के साथ खेलती हो, तो थोड़ा सा उस पर आप नियंत्रण करें, इसके शरीर का आलस्य दूर करें, थोड़ी सी इसके साथ आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, तो पढ़ने लगेगी। भाग्य इसका बहुत बलवान है। आप देखेंगे 13-14 साल की जब ये होगी, अभी 14 की हो गई, जब और थोड़ा सा बड़ी होगी तो इसके बाद इसका भाग्य इसके लिए बहुत तेज़ी से बदलाव ले आएगा, जो इसके शिक्षा में भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। अगले कॉलर भोपाल से हैं, राजीव इनका नाम है जी। अपना सवाल कर सकते हैं सर आप। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मैं अपने बड़े मतलब छोटा बेटा है, 10 साल का होने वाला है अगले महीने। तो उस पर क्या है, बिल्कुल पढ़ाई मन नहीं लगता। आरव श्रीवास्तव उसका नाम है, और वैसे सब उसको कुंडली वगैरह दिखाई तो उसके कन्या लग्न का है, और 11वें भाव में उस पर गुरु बैठा है। तो सब लोग कहते हैं इसकी चिंता करने जरूरत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही अभी परेशान है मुझसे। बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता। स्कूल नाम क्या बताया आपने? आरव। हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। ये पढ़ नहीं रहा है आरव जो है आपका लड़का। अब पढ़ इसलिए नहीं लग रहा है कि इसको लगता है इसे सब विषय आता है।
ऐसे बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये लोग एक रात पढ़ करके और पेपर दे करके नंबर पा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ाई की कीमत का पता नहीं है। इन्हें लगता है कि एक दिन पढ़ के अगर हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्या है। चूँकि छोटी कक्षाओं में होते हैं ऐसे बच्चे, तो इन्हें सफलता अच्छी मिलती, क्लास में की रैंक भी आ जाती, अच्छे नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है और वो इसका एक तरह समझिए अपनी तीव्र बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहा है, और जिसकी वजह से ना आपकी सुनता है ना अपनी माँ की सुनता है बच्चा। और ऐसे में आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इससे थोड़ा सा प्रेम से बात करें और नियमित रूप से आप इसके साथ बैठना शुरू करें। कोई बच्चे में और दोष नहीं है, केवल निरंतरता की कमी है, कंटिन्यूटी की कमी है। और इसका उपाय सिर्फ इतना है कि आप स्वयं इसके साथ बैठें और हो सके तो इसको आप हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखा दीजिए। और नियमित आप केवल एक काम करिए, आप इसको पढ़ने के लिए कतई मत कहिए, पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको डेली 7 बार हनुमान चालीसा इसने किया कि नहीं, एक इसकी आप ड्यूटी रोज़ की लगा दें। अगर ये 7 हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 30 दिन कर लिया तो फिर आपको इसको पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अंजू जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका जन्म तिथि है 1 सितंबर 1999। नाम बताइए, सवाल बताइए अंजू जी। अंशुमान प्रत्युष। जी अंशुमान प्रत्युष उसका नाम है। उसके करियर के बारे में और उसके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उपाय और कुछ या पूजा हो तो बता दीजिए उस पर। देखिए, अंशुमान जी का स्वास्थ्य खराब इसलिए हो रहा है कि ये दवा नहीं कर रहे हैं ठीक से। ये दवा खाते नहीं और आपकी ही बात नहीं मानते हैं, जितना आप कहती हैं उसके उलट करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब ये आपकी बात मानेंगे और ठीक से दवा खाएंगे समय समय पे, और जैसे आप कहेंगे और वैसे रहेंगे तो स्वास्थ्य इनका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरा, उपाय करने की बात आई तो इनके वजन के बराबर गेहूं का आटा मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप सम्मान के साथ दान करा दीजिए, सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आपकी बात माने। दूसरा, आपने शायद शिक्षा का सवाल पूछा है, इनके एजुकेशन का सवाल पूछा है तमन्ना जी। जी हाँ, तो शिक्षा के बारे में मैं इनको बता दूं कि शिक्षा इनकी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पढ़ने में बहुत होशियार है ये अंशुमान जो है, और जो पढ़ता है उसके दिमाग में भी रहता है, याददाश्त भी ठीक है बच्चे की। और ये अपने करियर के बारे में बहुत सचेत है, और जो भी निर्णय लेगा आप उसका साथ दीजिए और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेगा। केवल सेहत ठीक नहीं है, जिसके लिए कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार है, लापरवाही करता है, दवाएं समय पर नहीं लेता है और ठीक से जीवनचर्या नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा इसको समझाएं, आपकी बात मानना शुरू कर दे, ये ठीक हो जाएगा। और मंगलवार के दिन गेहूं का आटा किसी ज़रूरतमंद को आप इसके वजन के बराबर दान कराएं तो सेहत में भी सुधार होगा। रूपा हमारे साथ जुड़ चुकी है, अगली कॉलर। जी रूपा जी, अपना सवाल कीजिए। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम महक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/10। उसका भविष्य कैसा होगा, वो आगे कैसे पढ़े, उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी? चलिए ठीक है। देखिए, महक जी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो इनका भविष्य मैं बता देता हूँ एक लाइन में। भविष्य जो है इनका बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पिता और माता का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव हो, तो माता पिता के जैसे कहते हैं कि पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ, मतलब ऐसे लोगों को पैतृक रूप से बहुत कुछ प्राप्त होता है। रही बात आगामी आने वाले वर्षों में, तो अभी थोड़ा सा बच्चे की सेहत और पढ़ाई डिस्टर्ब जरूर दिखाई दे रही अगले 9-10 महीने तक। उसके बाद महक का जीवन बहुत अच्छा है, भाग्य बिल्कुल सहायक है, भाग्य में कोई दोष महक के दिखाई नहीं दे रहा है। और यह अभी मतलब जैसे कहते हैं कि जब तक इसका विवाह आदि नहीं हो जाता है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, दाम्पत्य जीवन के बाद थोड़ा सा इसको जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी प्रश्न काल में शुक्र और शनि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी जीवन के करियर की बात हो या परिवार के सुख की बात हो, माता पिता के सुख की बात हो, आर्थिक स्थिति हो, ये सारे पहलू महक के ठीक दिखाई दे रहे हैं। चलिए, खुशी की बात है कि सब पहलू ठीक है। एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया है, वो ले लेते हैं। समृद्धि कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है 8/11/2015, 8 नवंबर 2015 जी। समय है 1:09 दोपहर के, 1:09 PM। कहाँ पैदा हुए? छपरा, बिहार।
छपरा बिहार। जी देखिए, इनकी जो कुंडली बन रही है, ये कुंडली बन रही कुंभ लग्न की 8 नवंबर 2015 1:09 दोपहर छपरा के हिसाब से, और इसके हिसाब से मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में बृहस्पति का अंतर है। और ये दशा कहीं ना कहीं मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है वो 8वें और 7वें की है। तो जब से अष्टम के मंगल की दशा आई है, चूँकि मंगल इनकी जन्म कुंडली का तृतीयेश और दशमेश है, तो सेहत को लेकर के ऐसे बच्चे काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। रही बात एजुकेशन की, शिक्षा की, तो शिक्षा इनकी जो है वो मध्यम रहती है, लेकिन ऐसे बच्चे पढ़ना खूब चाहते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन अभी मध्यम इसलिए होती है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, चाहे वो परिवार की वजह से, चाहे जैसे भी वो परिस्थिति, वो एटमॉस्फियर पढ़ाई का नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शिक्षा थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है। 8 जून 2025 के बाद से जब शनि इसका परिवर्तन करेगा इस बच्ची कुंडली में और वो मीन राशि इसके दूसरे भाव में जाएगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये अपने लिए कुछ अच्छा निर्णय ले पाएगी अपने पढ़ाई को लेकर के, और फिर इसकी पढ़ाई में थोड़ा सा परिवर्तन अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्तमान में इसको आदित्य हृदय स्रोत या राम रक्षा स्त्रोत के पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीच का सूर्य भाग्य भाव में बैठा है, तो ये पिता के जीवन को जहाँ संघर्षशील बनाता है वहीं अपने जीवन में भी भाग्य से लाभ होते नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ इसके लिए ठीक रहेगा। इससे पिता के भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इसका अपना भी जीवन जो है वो ठीक रहेगा। अगले कॉलर है त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार जी नमस्कार। आप जो लड़के के बारे में पूछना चाह रहे थे जी, लड़की का नाम और उसकी उम्र बता दीजिए। लड़का का नाम है सुमित कुमार। ठीक है। 16/1/1994 के रात में 1:05 पर उसका जन्म हुआ है। ठीक है जी, सवाल बताइए। समय ये कि उसके भविष्य तथा शादी के बारे में जानना चाह रहे थे। क्या सवाल है, फिर से दोहराएं सवाल। भविष्य और शादी के बारे में उसके भविष्य और शादी के विषय में जानना चाहते थे। जी देखिए, जो इसके बच्चे के शादी का सवाल है जहाँ तक, तो शादी तो इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत में दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना करना पड़ता है। रही बात जो दूसरा प्रश्न आपने किया है भविष्य का, तो भविष्य के बारे में बता दूं कि भविष्य इसका ठीक है, भविष्य इसका कोई समस्याग्रस्त नहीं है और पूरा जीवन वैसे ठीक है। अगर ये 28 साल के हो गए हैं, लगभग कितना एज बताया इन्होंने, 28 साल के बाद ऐसे बच्चों का जो भी है 28 साल के बाद ऐसे बच्चों के भविष्य और जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वो भविष्य की योजनाओं के लिए ऐसे काम करते हैं जो इनके पूरे भविष्य की नींव तय करता है। 28 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोग जो भी काम करते हैं उसमें कोई असफलता नहीं मिलती है, उसमें हमेशा सफल रहते हैं। और 28 से लेकर के 36 साल तक का जो ये 9-10 साल का समय इनके लिए होता है, ये काफ़ी परिवर्तनकारी होता है और काफ़ी जीवन में इनके लिए सफलता वाला होता है और बहुत सारी चीज़ें ये जीवन में अचीव करते हैं 28 से लेकर 36 साल की आयु में। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और सवाल मेरा शादी से जुड़ा है, क्योंकि इनका भी सवाल शादी से जुड़ा था कहीं ना कहीं। यही है कि आप कहते हैं कि जब दो लोग एक साथ मिलते हैं शादी के दौरान, तो कहते हैं कि 2 पहियों से ही गाड़ी चलती है, 1 पहिए से चलना असंभव हो जाता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में पेशेंस भी थोड़ा कम है और कोई नहीं चाहता कि मेरे पे किसी तरह का कोई दबाव डाला जाए, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सवाल कम करें। ऐसे में कितना दायरा अपना तय करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से कुछ पूछे ही ना या किसी का हाल चाल ही ना लें, तो कितना दायरा अपना तय करना होगा और इसमें क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, आप हालचाल लेना और सवाल ये दोनों बहुत अलग बात है। जैसे अगर आप एक बात जाने कि अगर आपका जीवन साथी वो स्त्री या पुरुष, आप कोई भी हो सकता है, कोई इसमें ये न सच कोई छोटा कोई बड़ा, दोनों बराबर है। क्योंकि शक्ति और शिव कहा जाता है कि अगर शिव में अगर इकार की मात्रा समाप्त हो जाए तो शिव 100 हो जाते हैं।
उसी तरह से शक्ति भी, अगर प्रकृति को अगर पुरुष का साथ न मिले तो सृष्टि की संरचना का क्रम ही रुक जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही जरूरी हैं जैसे आसमान और पृथ्वी की स्थिति होती है। लेकिन रही बात सवाल आप करिए, सवाल नॉर्मल रूटीन के होते करिए, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क मत क्रिएट करिए। जैसे अगर आप जैसे कहते संदेह की स्थिति मत खड़ा उत्पन्न करिए। कोई बात अगर आपके जीवन साथी ने आपसे कह दी, आपको मालूम है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको तत्कालिक रूप से ये मान लेना चाहिए कि वो सही कह रहा है, क्योंकि भविष्य में कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं, क्यों कह रहा है, क्या उसके कारण है, इसके बात हमें बाद में पता चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप तत्काल किसी बात का काउंटर करने से बचें। सिंपल सी बात है, अगर आपको आपके जीवन साथी ने कुछ कहा, अगर आप उसे फॉलो कर लें तो सारी समस्या, ये दोनों पे लागू होते हैं, सारी समस्या ही मैं देखता हूँ जहाँ तक मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, उसमें समस्या सिर्फ यही है कि आपको हर बात जाननी है, तुरंत जाननी है, इसी समय जाननी है, और ये सारी बात जो है इसकी दिक्कत है। भागवत जी में इसकी कथा आती है इस तरह की जो है कैसे जो है ये रिश्ते खराब होते हैं। राजा ययाति की कहानी है, और राजा ययाति की कहानी आप पढ़ेंगे, उनकी शादी शर्मिष्ठा से हुई, देवयानी से हुई। दो उनकी पत्नियां रहीं, एक जो है शुक्राचार्य की पुत्री थी और एक जो है राजा की पुत्री थी। तो इस तरह की हमारे कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि किस तरह से जिद की वजह से, हठ की वजह से अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि, जो कहते हैं कि जो तपस्या करके जो लोग जिन्होंने देवों को प्रकट किया है, जो स्थित प्रज्ञ जन है, उनकी भी स्थिति खराब हो जाती है अगर बार बार कोई चीज़ उनसे जिद की जाए, रिपीट की जाए, क्योंकि जो रिश्ते हैं विश्वास पे खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आप केवल सवाल ऐसा आप पूछें, लेकिन उसका समय सही देख करके कब पूछना है, जब आप एकदम शांत दिमाग हो, जब सामने वाला भी आपको बात सुनने को तैयार हो। ऐसा नहीं कि तुरंत बता के जाओ, अभी करके जाओ। ये अभी वाली, ये तुरंत वाली, राइट नाउ वाली जो कंडीशन है, यही सारी समस्या की जड़ है। बाकी मुझे नहीं लगता, आज तो सब सामर्थ्यवान है, किसी की पैसे की आवश्यकता नहीं है, सब काम करते हैं, सबके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है, वो ज़माना नहीं है कि जब हमारी माताएं बहनें पुरुषों पर निर्भर रहती थी। आज तो सबके पास न रुपए कमी, न पैसे, न संसाधन के जो आर्थिक तंत्र है, आज उस पर बड़े बड़े आर्थिक प्रतिष्ठानों में आप देखेंगे तो महिलाएं जो है विराजमान हैं। तो ये बात सिर्फ बदली है वो विश्वास की। विश्वास अगर आप अपने जीवन साथी पे करते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हरियाणा से, मुकेश नाम है इनका। जी मुकेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी मुकेश जी, सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में बताता हूँ, जिसके डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2000। ठीक है, सवाल। 8:15 PM, कैथल हरियाणा। उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसका भविष्य कैसा रहेगा, और शादी, ये लड़की मांगलिक है या नहीं। आप मांगलिक जानने के लिए फिर से एक बार डिटेल बताएं, मंगल दोष बताने के लिए। 14 जून 2000 जी, 8:15 PM जी, कैथल हरियाणा जन्म स्थान है जी। नेहा शर्मा। जी जी जी, 14 जून 2000। बिल्कुल, देखिए ये मांगलिक दोष है, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से, 3 प्रकार से मंगल दोष देखा जाता है। और इस कुंडली में मंगल 7वें भाव मुराजमान है। लग्ने व्यज पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे, कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशदा। ये मंगल को जानने का, मांगलिक के जानने का ये सूत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो मंगल इसके सप्तम भाव विराजमान है, इसलिए यह मंगल दोष माना जाएगा, मांगलिक माना जाएगा। रही बात मंगल दोष के भंग होने की, तो ऐसा कोई योग इस कुंडली में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो राहु केंद्र में, ना बृहस्पति मंगल को देखता है, ना मंगल राहु की युति ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे में विवाह मांगलिक कुंडली के साथ ही करनी चाहिए। ऐसे में बिना मांगलिक देखे विवाह करना ठीक नहीं होगा। रही बात विवाह की, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं, अपने जीवन में अपने फैसले स्वयं से लेते हैं जीवन साथी को लेकर के। तो आप इनकी इच्छा के अनुसार ही इनका विवाह करें, यही इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। जी दीपक जी, अपना सवाल कीजिए। दीपक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1974, शाम को 8 बजे, दिल्ली। देखिए दीपक जी, जो आपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न किया है, तो व्यवसाय की स्थिति में अभी सुधार होने में जून 2025 तक का समय लगेगा। एक बात जरूर आपको कहूँगा कि थोड़ा सा कर्ज वगैरह कम लिया करिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति से ही थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। व्यावसायिक गतिविधि आपकी ठीक है, अच्छा माने व्यवसाय चल रहा था और अभी आगे भी अच्छा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अच्छे व्यापारी हैं आप। लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन कुछ ऐसे गलत हो गए हैं, चाहे वो बैंक से कर्जा आपने लिया हो या जो भी है, कुछ फाइनेंशियल अप्स डाउन दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अभी जून 2025 तक का समय लगेगा, उसके बाद व्यापार आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार से भी सहायता आपको व्यापार में मिल सकती है, सरकार से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि आपका आने वाला समय व्यवसाय के तौर पर कैसा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने थीम पर, जो हमने आज शादी के एक मुद्दे को उठाया हुआ है। सर, जैसे कि एक सज्जन ने कहा कि उनकी 2 बार शादियां हुई, दोनों ही शादियां नहीं चली, तो ऐसे में माना जाए कि शादी का योग था ही नहीं, या फिर शादी उनके जीवन में है या नहीं है, या किसी के भी जीवन में? क्योंकि जब भी आपने पहली शादी की होगी तब भी आपने हो सकता है कुंडलियों का मिलान किया था या नहीं किया था, दूसरी शादी की आपने पहली शादी के मद्देनजर दूसरी शादी की होगी, ऐसे में क्या माना जाए, क्या किस्मत ही खराब है, इसके पीछे किस्मत दोषी है? बिल्कुल, जो आपने लास्ट लाइन कही वही लाइन सच है, किस्मत ही खराब है। क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ और ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ, वो जिनकी 3 बार शादी हुई है, 3 बार रिश्ते टूटे हैं और 3 बार शादियां खराब हुई हैं। एक बार पता चला कदाचित उनकी गलती थी, दूसरी बार सामने वाली, और तीसरी बार पता चला कि इतना विवाद हो गया कि एक दूसरे के ऊपर इतने मुकदमे और तमाम ऐसी कानूनी कार्रवाइयाँ करी कि लोग एक दूसरे को जेल भेजने और तमाम के और विकृतियाँ रिश्ते में पैदा हो गई। तो ये टोटल ग्रह दोष के ही वजह से होता है। खास करके जब मंगल किसी महिला की कुंडली में पीड़ित हो और शुक्र किसी महिला कुंडली में पीड़ित हो तो उसका दाम्पत्य खराब होता है। उसी तरह से किसी पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र खराब है और सप्तम भाव में राहु शनि की स्थिति है तो वो 3-4 कितने भी रिश्ते कर ले, दाम्पत्य से सुख उसको नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में मैं लोगों को सलाह सिर्फ इतना देता हूँ कि आप बड़ी उम्र में शादी करिए। जितना थोड़ा लेट शादी करेंगे तो उसका जो बुरा प्रभाव है कम रहेगा। जल्दी शादी करेंगे तो 2-3 शादियां भी कर लें, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। सबसे बुरा होता है अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु या शनि, खास करके तुला लगने वालों के लिए, अगर नीच का शनि साथ में बैठे या राहु वहाँ पर विराजमान रहे सप्तम भाव में, तो ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा है। अगर पत्नी आ भी जाती है, वो अच्छे स्वभाव वाली भी हो जाती है। मैंने ये भी देखा है कि मंगल 7वें भाव में कर्क का मंगल रहा है, पत्नी बहुत मनोहारिणी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेहत ही साथ नहीं देती है। खूब जीवन में प्रेम है लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं है, रोज अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। कुल मिलाकर के सप्तम भाव सिर्फ हमारा विवाह नहीं कराता है। एक बात होती है विवाह का हो जाना, दूसरा बात होता है कि हमें विवाह का सुख मिलना। सुख मिलना और विवाह होना ये 2 अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ ज्योतिषियों को नहीं देखना चाहिए, ये 2 अलग विषय हैं। तो ऐसे में विवाह का सुख देखने के लिए शुक्र और मंगल की स्थिति पुरुष और कन्या दोनों की कुंडली में देखना चाहिए। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र ही प्लेजर और रोमांस का सुख देता है, शुक्र ही हमारे दाम्पत्य की क्वालिटी को बनाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति देख के बताते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन नवांश कुंडली जब हम देखते हैं तो उसके हम क्वालिटी को बताते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी क्या, गुणवत्ता क्या है, कि कितना आपकी मैरिज लाइफ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सामान्य है, बेहतर है, एवरेज है। ये नवांश देख करके किसी भी जातक की जातिका की कुंडली को पता चलता है। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष अपने दाम्पत्य को ठीक रखना चाहता है, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, तो अपने शुक्र ग्रह को बलवान रखे, और अगर कोई महिला चाहती है तो अपने मंगल और चंद्र ग्रह को ठीक रखे। क्योंकि एक बात है मांगल्य, मांगल्य मतलब होता है किसी स्त्री का सौभाग्य क्या है, तो मंगल से मांगल्य आता है। इसीलिए अगर मंगल किसी महिला कुंडली में पीड़ित है तो उन्हें नियमित रूप से दुर्गा उपासना, लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। और दुर्गा जी की पूजन करने से हमेशा, जैसा कि आप जानती हैं कि माता जानकी ने स्वयं जो है धनुष यज्ञ के पहले माता गौरी की जो है पूजा की थी। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब माता गौरी की पूजा करने माता जानकी गई तो मूर्ति मुस्काती है माता गौरी की, और एक माला माता के जो है गले से नीचे गिर जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो मनोकामना को पूर्ण करने वाली, मतलब जो इच्छित मनोकामना माता जानकी की थी, जिसको उन्होंने देखा था कि यह मेरा वर हो, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी वही धनुष को भंग करते हैं और उन्हीं का विवाह माता जानकी से होता है। तो ऐसे में दुर्गा की उपासना, माता गौरी की उपासना
जरूर करनी चाहिए। जो अपना दाम्पत्य जीवन, जो माताएं बहनें अच्छा जीवन चाहती हैं, वो स्वयं भी करें और अपने घर में लोगों से, अपनी कन्याओं से जरूर कराएं। बिल्कुल। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, रजनी नाम है इनका। जी रजनी जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नाम जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, ख्याति हरितश जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2010 दिल्ली में, और समय है रात के 12:50 जी। वो 9th क्लास में है। उसका कैरियर कैसा रहेगा, किस लाइन में जाएगी, और उसके उपाय बता दीजिए। देखिए, अभी जो 23 अगस्त 2010 रात के 12:50 वृषभ लग्न की कुंडली है बिटिया की, और मकर राशि है। राहु की दशा शुरू हो चुकी है। राहु इसका नीच का अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नवांश में ये उच्च का है। तो अभी ये 6 साल जो है इसको रिसर्च वर्क में काम करना चाहिए। पीएचडी, इंजीनियरिंग, बीटेक, इस तरह की पढ़ाई इसको करनी चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्र में इसको करियर बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो ये दशा शुरू हुई है, अभी 8 साल थोड़ा सा इसको कामयाबी कम मिलेगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मन लगा के पढ़ाई करते रहे, क्योंकि पंचम भाव इसका बलवान है। मंगल, शुक्र और शनि 3 ग्रह इसके पंचम भाव में बैठे हैं, जिसमें शुक्र इसका नीच का है। तो इससे आप जो है नियमित रूप से शुक्रवार के दिन दही, कपूर, इत्र, ये चीज़ें आप दान कराएं मंदिर में, तो इसके पढ़ाई में काफ़ी सुधार होगा और अच्छा रहेगा। ये हो सकता है सीए बनना चाहे, लेकिन सीए के क्षेत्र में इसको करियर बनाने से बहुत मतलब सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्र में अगर ये काम करे, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करे, तो ये इसके लिए बेहतर रहेगा। और ख़ास करके इसमें रिसर्च वर्क जो होता है, जो अनुसंधान के काम होते हैं, क्योंकि अष्टम में अगर राहु जाए, तो मेरा ऐसा अनुभव है ऐसे लोग को अनुसंधान के कार्य में बड़ा यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे ही विषय से जुड़ी हुई पढ़ाई इस बिटिया को करनी चाहिए। चलिए आखिरी कॉलर ले लेते हैं इस शो का। राजन इनका नाम है, दिल्ली से ये बात करें। जी राजन जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपना फाइनेंशियल कंडीशन और स्वास्थ्य और मेरा बिजनेस कैसा रहेगा आगे, उसके बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1968, समय 11:40 है। ठीक है राजन जी, मैंने प्रश्न कुंडली से बता देता हूं कि जो आपने पहला प्रश्न पूछा है रोजगार का, तो रोजगार आपका, काम आपका वो ठीक है। रही बात सेहत ठीक नहीं है। सेहत में काफ़ी दिक्कत दिखाई दे रही, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ये मानसिक और शारीरिक दोनों समस्या है, और ऐसे में आपको नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। खास करके अगर मोटापे या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, और ऐसे में लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, मोटापे की बीमारियां बहुत तकलीफ़ देती हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये तकलीफ़ भी बढ़ती जाएगी। हीमोग्लोबिन बराबर चेक कराते रहा करिए। मौसम बदलता है तो एलर्जी की भी बीमारियां भी परेशान करती हैं। रही बात आपके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक पक्ष आपका ठीक है, उतना डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। और वक्त के साथ जैसे जैसे मतलब समय बीतेगा, तो व्यवसाय भी ठीक है, व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं है। केवल सेहत के मामले में थोड़ा सा मुझे समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सेहत ठीक रखें, बाकी शेष चीज़ें आपकी ठीक है। चलिए एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत कम है। एक ऐसा उपाय जो शादीशुदा जिंदगी को भी बनाए रखे, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के योग भी बन जाए, और जो मनचाहा वर पाना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो वो भी अगर सही है तो फिर वो भी हो जाए। देखिए, एक उपाय से सब कुछ साधना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने सवाल कर लिया, तो सब जितना मुझे ज्ञान है, मैं जितनी कुंडलियाँ देखा हूँ और जो मुझे ग्रह दशाओं का अनुभव है, उसके आधार पे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अगर नियम पूर्वक माँ दुर्गा की अगर आराधना करे, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपने ये जितने सवाल पूछे हैं उन सब की मनोपूर्ति हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से माँ दुर्गा की अगर कोई उपासना करे, क्योंकि गृहस्थ का सुख, दाम्पत्य का सुख, ये जो प्लेजर है, ये जो आनंद है, जो गृहस्थ का सुख है, ये सारी चीज़ें माँ दुर्गा दे सकती हैं। जो ये कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ही जो है ये सारे अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि कर्म किए गए हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि राजा दशरथ ने स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए गए। उसी तरह से माता जानकी, जैसा मैं पहले बताया कि उन्होंने माता गौरी का दर्शन किया। तो जो ये शक्ति है, शक्ति से ही कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति स्वरूपा स्वयं जगदम्बा है। तो अगर ऐसे में नियमित रूप से दुर्गा की उपासना की जाए, आप स्त्री या पुरुष, आप एक नियम बना लीजिए कि दिन में एक बार आप माता दुर्गा का दर्शन करेंगे, और दुर्गा चालीसा हो गया या जो है दुर्गा जी के मंत्र हो गए,
आप उसको करेंगे, एक उनके सामने दीपक, माला, फूल, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ शादी ही नहीं, जो भी मनोकामना करेंगे उसकी पूर्ति होगी। बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी। बस आपको दुर्गा जी की उपासना करनी है, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उनके आगे हाथ जोड़ लीजिए, माथा टेक लीजिए, और चाहे उनके मंत्रों का उच्चारण हो। पंडित जी